Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about groundwater extraction that has led to shift in Earth's axis. This topic is important from our syllabus GS पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए ब्रीफली हम लोग ज्योग्राफी की जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं. आप सबको पता है कि आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. while it revolves on an orbit and it completes that revolution in 365 days and 6 hours approximately, उसके अलावा इट कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. ये रोटेट भी करता रहता है. अपार्ट फ्रॉम रिवॉल्यूशन ये रोटेट भी करता रहता है अपने एक्सिस पर. एक रोटेशन ये लगभग 24 घंटे के अंदर ये पूरा करती है. लेकिन जिस एक्सिस पे हमारा अर्थ रोटेट करता है वो एक्सिस एक एंगल बना रहा है with respect to the perpendicular on the plane created by the revolution of the earth. ये मैंने क्या बात कही वो ज़रा समझिए. ये जैसे अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है, इस रिवॉल्यूशन के कारण एक प्लेन बन रहा है. उस प्लेन के ऊपर आप समझिए, आप उस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर को इमेजिन कीजिए. उस परपेंडिकुलर से ये जो एक्सिस है जिस पे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है उनके बीच में एक एंगल है और वो एंगल लगभग 23.5 डिग्रीज के आसपास है. तो ये है अर्थ का मोशन. रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है दैट एक्सिस मेक्स एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन क्रिएटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. अगर आप इस मोशन को ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो अर्थ का एक्सिस है जो थोड़ा टिल्टेड है, उसी कारण से सीजन्स बनते हैं. सर्दी और गर्मी का वक्त होता है. अगर ये एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर होता तो हर जगह 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती, और उसके अलावा जो जहाँ पे सर्दी होती वहाँ पे हमेशा सर्दी पड़ती, जहाँ गर्मी होती वहाँ पे हमेशा ही गर्मी होती. लेकिन ये जो टिल्ट है इस कारण से सीजन बदलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये भारत में रहते हैं तो ये डिपेंड करता है इस रिवॉल्यूशन के कारण कि हमारा जो दिन का वक्त होगा वो कभी बढ़ करके 16-17 घंटे तक चला जाता है. 16 तो नहीं, 15 घंटे तक चला जाता है. रात का टाइम घट करके 9 घंटे तक आ जाता है ड्यूरिंग द समर्स. And likewise during the winters, night time gets extended beyond 12 hours. It goes up to 13-14 hours and day time gets shortened. वो इसी टिल्ट के कारण हो रहा है. तो सारी बात का जो बेस लाइन है वो ये है कि हमारे अर्थ के इस एक्सिस के कारण, जो टिल्टेड एक्सिस के कारण सीजन में परिवर्तन आता है. अदरवाइज अगर ये टिल्ट नहीं होता तो फिर सीजन्स में बदलाव नहीं आते. और ये जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है इसी कारण से 24 घंटे के अंदर दिन और रात होती है. सो ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड. अभी करंट न्यूज़ देखते हैं. द करंट न्यूज़ से इसकी एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से साउथ कोरियन एक यूनिवर्सिटी है, उसके स्टडी या रिसर्च के हिसाब से ये बात साबित की गई. और ये कोई छोटा मोटा रिसर्च नहीं है, पिछले 17 सालों से इस पर स्टडी की जा रही थी और अब जाकर के प्रूव किया गया है कि जो हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं दैट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर कहाँ जाता है, जाकर के ओशन में मिलता है. और इस कारण से अर्थ का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है और जिस कारण से ये जो एंगल है ये एंगल धीरे धीरे बदल रहा है. तो मतलब ये जो अर्थ का एक्सिस है जिस पे हमारा अर्थ रोटेट करता है दैट एक्सिस इज शिफ्टिंग ईस्टवर्ड. और लगभग पिछले 17-18 सालों में ये एक्सिस 80 सेंटीमीटर तक शिफ्ट हो चुका है. हर साल ये लगभग 4.36 सेंटीमीटर शिफ्ट होता है इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन.
और अभी तक लगभग 1993 से लेकर के 2010 तक का डेटा इन्होंने स्टडी किया है 2150 गीगा टन। ये सब नंबर्स याद नहीं रखने हैं, लेकिन इट्स अ ह्यूज नंबर। बस ये नंबर इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया है। वो सारा ग्राउंड वाटर जाकर के ओशन में मिला है, उस कारण से सी लेवल राइज हो रहा है, और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होने के कारण अर्थ की जो डायनेमिक्स है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, और जिस कारण से एक्सेस शिफ्ट हो रहा है। हमारे जीवन पे इस फेनोमेना के कारण क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। तो जो पानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिस कारण से सी लेवल राइज हो रहा है, तो और जिस कारण से अर्थ टिल्ट हो रहा है, इसका डायरेक्ट या सीधा सीधा हमारे जीवन पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भी एक्सिस शिफ्ट हो रही है ईस्ट वाटर डायरेक्शन में, ये एक्सिस शिफ्ट होने को हम लोगों को किसी थ्रेट की तरह नहीं देखना चाहिए, बट एक साइन की तरह देखना चाहिए कि हम लोग कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और अर्थ को, मदर अर्थ पे हम कितना ज़्यादा अनसस्टेनेबल प्रेशर डाल रहे हैं। तो बेस लाइन इज कि ये जो शिफ्ट इन एक्सिस है, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट। ये सीधा सीधा थ्रेट नहीं है हमारे लिए। ये एक्सिस शिफ्ट होने से हमारे जीवन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इट इज़ एन इंडिकेशन कि हम कितना अनसस्टेनेबल अमाउंट में वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस कारण से सी लेवल तक राइज हो रहा है और अर्थ की डायनेमिक्स चेंज हो रही है। अभी इसका आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, सी लेवल राइज पे अक्सर सवाल आता रहता है कि सी लेवल राइज होने से क्या होगा, किन किन देशों पे असर पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि जो लो लाइंग कंट्रीज़ हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी इस कारण से चेंज की जा रही है। मालदीव वगैरह जैसे देश जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं, बिकॉज दे आर लो लाइंग एरियाज एंड दे आर सबमर्जिंग। तो सी लेवल राइज इज अ मेजर कंसर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अभी सी लेवल राइज के लिए हम लोग नॉर्मली मानते थे क्लाइमेट चेंज को मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस या ग्लेशियर्स फास्ट तरीके से मेल्ट हो रहे हैं, जिस कारण से वाटर ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है आइस से, और ज़्यादा वाटर बनने के कारण सी लेवल राइज हो रहा है। अभी तक हम ये फिनोमेना मानते थे, लेकिन अब एक दूसरा फैक्टर भी निकल करके आ रहा है सी लेवल राइज के पीछे, और वो है अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये जो शिफ्ट इन एक्सिस है, इट इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग टू थिंग्स। इट्स नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट फॉर अस, बट इट इज़ इंडिकेटिंग कि वी आर एक्सट्रैक्टिंग अनसस्टेनेबल अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर एज अ होल, एंड दैट इज लीडिंग टू सी लेवल राइज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. The next article is about critical minerals, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स नाम से ही आपको समझ आ रहा है, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट। दोज मिनरल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द राइज ऑफ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। जैसे कि आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं रिचार्जेबल बैटरीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल होता है उनका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिन मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, उनको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं ग्राफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, ये सब हो सकता है। इनको क्रिटिकल क्यों कहते हैं? दो कारणों से इनको क्रिटिकल कहते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, सीधा 2 पॉइंट याद रखिएगा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। एक तो ये इम्पॉर्टेंट हैं फॉर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ एंड मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा, इनकी सप्लाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। ये दो फैक्टर्स किसी भी मिनरल को क्रिटिकल मिनरल बनाता है। एक तो उसकी मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ राइजिंग अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, और दूसरा उसकी जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी वीक है, डिसरप्टेड हो सकती है, बिकॉज कुछ ही देश हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उसके सप्लाई पर। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है चाइना का। तो आप देखोगे अगले स्लाइड पे मैंने यहाँ पे दिया भी ये डेटा, ज़्यादातर देश ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और मेजर एक्सपोर्टर है चाइना। तो चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। कभी किसी दिन चाइना के साथ कुछ भी टेंशन हो गया किसी भी वर्ल्ड कंट्री को, चाइना विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ सच क्रिटिकल मिनरल्स, एंड दैट विल हैव अ डायरेक्ट डिसरप्शन ऑन द इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड दैट विल डायरेक्टली हिंडर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ दैट कंट्री।
तो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं ये अलग अलग एरियाज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लीन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इनपुट जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह में, मैग्नेट, सेरामिक्स, इनमें इस्तेमाल होता है क्रिटिकल मिनरल्स का। अगर अब बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ज़्यादातर जो अपने क्रिटिकल मिनरल्स के रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करके ही मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये 100% पूरी तरह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे मेजर एक्सपोर्टर कंट्री, तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स में आप नाम पाएंगे चाइना का। ऑलमोस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट यू विल फाइंड द नेम ऑफ चाइना। दैट मेक्स इंडिया वेरी मच वल्नरेबल बिकॉज द मेजर सप्लायर इज चाइना। तो चाइना के साथ अगर कभी भी हमारे बॉर्डर टेंशन्स बढ़ते हैं, किसी और कारण से टेंशन्स बढ़ते हैं, तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है वो चाइना कट डाउन कर सकता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार एक नई इनिशिएटिव लेकर के आई है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्राफाइट, इन सबको आइडेंटिफाई किया है। और ये आइडेंटिफिकेशन किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आफ्टर अ वेरी एग्जॉस्टिव रिसर्च कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो इंडिया के आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी या डिफेंस के लिए, एट द सेम टाइम उनकी सप्लाई चेन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे मिनरल्स की लिस्ट बनाई और ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये लिस्ट बनाई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस लिस्ट को हम लोग पीरियोडिकली रिवाइज भी करते रहेंगे, बदलते रहेंगे एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। क्या पर्पस है आइडेंटिफिकेशन के पीछे, क्यों आइडेंटिफाई किया गया 30 क्रिटिकल मिनरल्स को? तो ये आइडेंटिफिकेशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का, जिसमें प्लान बनाया जाए कि कैसे हम लोग अपने देश के लिए इन सारे मिनरल्स का एक्विजिशन या प्रिजर्वेशन को इंश्योर करा सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। एंड ओवरऑल द गोल इज टू रिड्यूस इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, as for most of the element India is 100% import dependent. That makes India very much vulnerable. हाल फिलहाल में भारत सरकार ने इसके अलावा ये जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए। फॉर एग्जांपल लिथियम की डिस्कवरी की गई है हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम मिला है, विच इज़ वेरी लार्ज सोर्स। दैट मेक्स इंडिया सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम। तो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैपिंग चल रहा है पूरे देश भर में कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, that has been mandated to identify and acquire overseas mineral assets. इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रही है भारत सरकार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप हमने साइन किया सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई आवर क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, जिसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। उसके अलावा एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है 14 कंट्रीज़ का, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ 14 कंट्रीज लेड बाय द यूएस। उसके साथ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने हाल फिलहाल में ली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने 30 मिनरल्स की लिस्ट भी बनाई है जिनका धीरे धीरे प्रिजर्वेशन एंड एक्विजिशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक बात और मैंने अक्सर देखी है स्टूडेंट्स के बीच में कि उनको क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक ही लगते हैं, उसको लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट जनरली बिलीव कि क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स आर सेम, दोनों में थोड़ा अंतर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं आने वाले वक्त के लिए, आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने ज़रूरी हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 वाले यानी कि इस साल का इकोनॉमिक सर्वे लिखता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स विल बी नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। ये दूसरे शब्दों में आप कहें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स आर गोइंग टू बी नेक्स्ट ऑयल। जिस तरीके से पिछली सेंचुरी की 20th सेंचुरी में ऑयल ने ज़्यादातर जियो पॉलिटिक्स को डिटरमाइन किया। वेस्ट एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएस का वहाँ इंटरेस्ट है, चाइना का वहाँ इंटरेस्ट है। वेस्ट एशिया को इतना सिग्निफिकेंट बनाता है उसका ऑयल रिजर्व। तो ऑयल जो था वो उसने 20th सेंचुरी के जियोपॉलिटिक्स को डिटरमाइन किया। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 सेज कि 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी गाइडेड बाय
क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में तो हमने देखा। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं जी? जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ के लिए ज़रूरी हैं और जिनका सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा ब्रोकन है, डिसरप्टेड है। उसके एग्जांपल हो सकते हैं ग्राफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, ETC। रेयर अर्थ एलिमेंट्स देख लीजिए। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स टोटल हैं 17 एंड उसमें से 15 जो हैं दे बिलोंग टू दिस लैंथेनाइड सीरीज़। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लैंथेनाइड, सीजियम, इस तरह के लैंथेनाइड सीरीज़ में ये 15 एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा स्कैंडियन एंड येट्रियम दे आर कंसिडर्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट। ये 17 एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। उनकी खासियत ये है कि दे आर फाउंड इन ट्रेसेस, रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। बट प्लीज नोट, नॉट ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल एलिमेंट्स एंड वाइस वर्सा। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भी बात की जाए तो उसमें भी चाइना सबसे आगे है, क्रिटिकल मिनरल्स में भी चाइना सबसे आगे है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट India's external debt and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। एक्सटर्नल डेट होता क्या है? देखिए, जो भी बोरोइंग की जाती है दुनिया के बाकी देशों के लेंडर से, उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल डेट। जो भी बोरोइंग देश के लेंडर से की जाती है, आपको एक बात तो अच्छे से पता है ना कि भारत सरकार का नॉर्मली जो बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है हर साल ही, यानी कि जितना हमारी रिसीट होती है भारत सरकार की उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर, और जो डिफरेंस है वो बोरोइंग करके मीट किया जाता है। ज़्यादातर बोरोइंग डोमेस्टिक बोरोइंग होती है, लेकिन कुछ बोरोइंग जो है वो एक्सटर्नल बोरोइंग भी होती है, विदेशों से बोरो किया जाता है। दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सोवरेन बोरोइंग, क्योंकि भारत सरकार बोरो कर रही है तो एक्सटर्नल सोवरेन बोरोइंग। लेकिन एक्सटर्नल बोरोइंग इज़ नॉट ओनली एक्सटर्नल सोवरेन बोरोइंग, क्योंकि भारत सरकार के अलावा और भी तरह के जो फंड्स हैं या बोरोइंग्स हैं वो एक्सटर्नल बोरोइंग का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, कोई कंपनी हमारे देश की रिलायंस, टाटा, ये विदेशों से बोरो करने अगर फंड अरेंज करने के लिए, दैट इज़ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल बोरोइंग। NRI डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, डेट, ये सब हिस्सा होते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग का। तो एक्सटर्नल बोरोइंग में सोवरेन बोरोइंग हो गया एंड देन नॉन सोवरेन बोरोइंग में बाकी, यानी कि सरकार के अलावा जो बाकी बोरोइंग है, कॉमर्शियल एंड ऑल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमारा ओवरऑल एक्सटर्नल डेट है, जितना भी हमारा विदेशों से उधार लिया गया है हमारे देश के इंटिटीज़ द्वारा, चाहे वो सरकार हो या नॉन गवर्नमेंट इंटिटीज़ हो, उसमें सरकार की जो बोरोइंग है दैट इज़ हार्डली 17 to 18%। यानी कि अगर $550 बिलियन का हमारे ऊपर लोन है तो उसमें से $100 बिलियन के आसपास भारत सरकार का लोन है। 17 to 18% ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सोवरेन एक्सटर्नल डेट। अगर देखा जाए कि एक्सटर्नल डेट किस किस फॉर्म में होता है, किस किस 3 मेन फॉर्म में एक्सटर्नल डेट या बोरोइंग की जाती है, तो वो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, मतलब हमारे देश की कंपनियां विदेशों से या विदेशों के लेंडर से बोरो करें। गवर्नमेंट बोरोइंग, जिसको हम लोग सोवरेन बोरोइंग भी कहते हैं, दैट इज़ close to 18% of the external debt, and currency convertible bonds, ये भी एक्सटर्नल बोरोइंग का हिस्सा होता है, एक्सटर्नल डेट का हिस्सा होता है। करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, क्या होता है करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, वो भी ज़रा समझते हैं, इस फिगर की मदद समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश की कोई कंपनी है XYZ, इसने किसी फॉरेन लेंडर से कुछ अमाउंट बोरो किया, डॉलर्स में बोरो करेगा, फॉरेन करेंसी में बोरो करेगा। उसके बदले में एक बॉन्ड अगर देना होता है, आप जब भी कुछ बोरो करेंगे तो बॉन्ड पेपर पे साइन करके देना होता है ना, भाई आपने इतना बोरो किया, इतने टाइम बाद आप वापस करेंगे, तो बॉन्ड दिया जाता है, जिसको सिक्योरिटी पेपर भी कहते हैं। अगर ये बॉन्ड पेपर इस तरीके का है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड टाइप का है, तो इसका मतलब ये है कि इस लेंडर के पास, जिसने भी उधार दिया है, इसके पास 2 ऑप्शन है। जब ये बॉन्ड का डेट मैच्योर हो जाएगा, 5 साल 10 साल बाद जब ये बॉन्ड का डेट मैच्योर हो जाएगा, उस वक्त इस फॉरेन लेंडर के पास 2 ऑप्शन रहेगा। या तो ये अपना पैसा सूद समेत, यानी कि प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, इस इंडियन कंपनी से वापस ले ले, या दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि अपने इस बॉन्ड को वो शेयर में, इक्विटी में कन्वर्ट कर ले इन द कंपनी। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी है 100 करोड़ की और इसका बॉन्ड इंटरेस्ट के साथ मिला करके
हो जाता है 10 करोड़ का। तो इस लेंडर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपने इस बॉन्ड को कन्वर्ट कर ले इक्विटी में। 100 करोड़ की कंपनी है और इसका बॉन्ड है 10 करोड़ का, यानी कि ये अपने बॉन्ड के बदले में 10% शेयर ले सकता है इस कंपनी के अंदर। आई होप आई एम एबल टू मेक सेंस। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, आपने उधार दिया, इस फॉरेन लेंडर ने उधार दिया, लेकिन इसके पास हमेशा से एक ऑप्शन है मैच्योरिटी के टाइम में या तो ये उधार वापस ले या इस कंपनी के अंदर अपने उधार को शेयर में कन्वर्ट कर दे। करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, नेचुरल सी बात है कि करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहे हैं फॉरेन लेंडर को। एक्स्ट्रा ऑप्शन देने के कारण नॉर्मली जो करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स रहते हैं उसमें इंटरेस्ट कम ऑफर किया जाता है। जब भी आप ज़्यादा ऑप्शन वाले जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो यानी कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, लो रिस्क लो गेन या लो इंटरेस्ट। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड पे इंटरेस्ट नॉर्मली लेस रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर जनरल बॉन्ड्स। बट आप कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स गिव्स अस गुड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस राइज। ओवरऑल डेटा देखिए, करंट न्यूज़ क्या था, छोटा सा न्यूज़ था बट मैंने फिर भी इसको कवर किया ताकि आपको समझ आ जाएगा। और इसके बेसिस पे मैं 2 सवाल कराऊंगा जो हाल फिलहाल में यूपीएससी ने पूछे हैं। ये सवाल यूपीएससी 2022 में आया, ये 2019 में आया। इस एरिया से खूब सवाल पूछते हैं यूपीएससी, और आजकल तो यूपीएससी भी यूपीएससी स्टैंडर्ड के सवाल पूछ रहा है। तो न्यूज़ तो सिंपल ही था कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट हैज़ रोज टू $624 बिलियन। यही न्यूज़ था कि इंडिया का ओवरऑल विदेशी मुद्राओं में या फॉरेन लोन जो है वो $624 बिलियन के आसपास चला गया है। लेकिन हमें एक्सटर्नल डेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखो हमारे ऊपर जितना भी उधार है, समझिए 3 अलग अलग डेटा समझिए। ओवरऑल पब्लिक डेट आप समझते हैं, ओवरऑल पब्लिक डेट मतलब भारत सरकार के उधार। ओवरऑल जो पब्लिक डेट है, मैंने क्लास में सिखाया है, जिनको भी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, सिलेबस कंप्लीट करा चुका उनको पता होगा। ओवरऑल पब्लिक डेट हैज़ गॉन अप टू 90% ऑफ द जीडीपी। एनके सिंह पैनल ने कहा था 70 से घटा करके 60 करना है, बट बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक एंड एसोसिएटेड इंक्रीज्ड बोरोइंग, ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो हैज़ गॉन अप टू 90% ऑफ द जीडीपी। तो हमारा जितना जीडीपी है लगभग 150 लाख करोड़, उसका लगभग 90% हमारे ऊपर डेट है, उधार है भारत सरकार के ऊपर। अभी लेकिन आपको ये बात समझनी है कि जितना भी हमारे ऊपर उधार है, भारत सरकार के ऊपर उधार है, उसमें से 97% डेट जो है वो डोमेस्टिक करेंसी में है और एक्सटर्नल डेट जो है वो हार्डली 3% के आसपास है। ये भारत सरकार के बजट से डेटा है। देखिए हमारा जीडीपी मान लीजिए आप 155 लाख करोड़ के आसपास, 155 लाख करोड़ के आसपास या 160 लाख करोड़ के आसपास, 160 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, लेकिन 147 लाख करोड़ का हमारे ऊपर डेट है, इंटरनल डेट, और लगभग 4 लाख करोड़ का हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट है। यानी कि जितना भी हमारा डेट है उसका लगभग 3% ही हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट के फॉर्मेट में है भारत सरकार की अगर बात की जाए तो। लेकिन अगर ओवरऑल एक्सटर्नल डेट की बात की जाए, सोवरेन एंड नॉन सोवरेन मिला करके, कि जितना हमारे ऊपर विदेशों का डेट है उसका 20% डेट, एक बार फिर देखिए, हमारा एक्सटर्नल डेट जो है दैट इज़ 20% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ये 3 अलग अलग डेटा हैं, ध्यान से समझिए, इस पे खूब फंसाते हैं यूपीएससी वाले, एपीएससी वाले। पहला डेटा मैंने कह दिया कि जो भी भारत सरकार की डेट है उसमें से 97% भारत सरकार की डेट जो है वो डोमेस्टिक करेंसी में है, डोमेस्टिक बोरोइंग के फॉर्मेट में। इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट 3% एक्सटर्नल डेट। दूसरा डेटा अलग है, जो भी एक्सटर्नल बोरोइंग हमने की है दैट इज़ 20% ऑफ इंडिया जीडीपी। जितना भी हमारे ऊपर विदेशी मुद्राओं में लोन है, चाहे वो सोवरेन या नॉन सोवरेन, दैट इज़ 20% ऑफ ओवरऑल इंडिया जीडीपी। यानी कि 150 लाख करोड़ का 20%, लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास हमारा एक्सटर्नल डेट है। उसमें से 53% के आसपास डॉलर में है विदेशी उधार, और लगभग 30% के आसपास जो है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में है। अब यूपीएससी के 2 क्वेश्चन 2019 और 2022 के आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड प्लीज़ ट्राई टू सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एस्पार्टेम,
ये कौन टॉपिक जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं हेल्थ वगैरह पे अगर मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मेंस में नहीं आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में आ जाएगा, ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल। आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पार्टेम, आर्टिफिशियल स्वीटनर, और इसका ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता रहा है, और हाल फिलहाल में WHO इसको अब फैसला कर चुकी है कि एस्पार्टेम को कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर करेगी। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। तो सोचिए इतने सालों से हम लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सब लोग पी रहे हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है एस्पार्टेम का एज ना आर्टिफिशियल स्वीटनर, अब इसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर करने वाली है WHO। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ। एस्पार्टेम को अभी तक बहुत हेल्दी माना जाता था, लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज, दैट इज़ द कॉमन या नेचुरल शुगर। इसको डिस्कवर किया था 1965 में जेम्स एम स्क्लैटनर ने, एंड इट वाज सिंस देन रिप्लेस सुक्रोज, और US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूव किया 1981 में। उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में इसका इस्तेमाल होने लगा एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसका इस्तेमाल शुगर के तौर पे किया जाता है इन फूड्स, ड्रिंक्स इंक्लूडिंग सीरियल्स एंड ऑल, प्रोसेस्ड फूड्स एंड ऑल। अब एस्पार्टेम को अगर डिक्लेयर कर दिया गया कार्सिनोजेनिक, तो फिर धीरे धीरे इस पर बैन लगना शुरू होगा, एंड देन इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में फिर क्या ये लोग मिलाएंगे, या जो भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जो मीठे चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं बाहर में, उसमें ये लोग क्या मिलाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। PM प्रोग्राम स्कीम में मैंने आपको बताया था इसका एम है केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करना, बट इसके लिए कोई सेपरेट बजटरी एलोकेशन नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में फॉरेस्ट कवर वाज नॉट अ क्राइटेरिया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।